नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया को एक तरह से आने वाले समय में डोमिनेट करेगा और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि ये जो संगठन ब्रिक्स है ये इनको काउंटर करने के लिए बनाया है। G7 को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि यूनाइटेड नेशंस के बाद हो सकता है कि दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावी संगठन ब्रिक्स हो। ब्रिक्स आप जानते हैं G7 को ओवरटेक कर चुका है और अब ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश इस ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें पहला नाम आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर फ्रांस का नाम आ रहा है। फ्रांस कौन है? तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है इकोनॉमिकली, और आप जानते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में ये नाटो का मेंबर है। तो नाटो का मेंबर अगर ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहता तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है अपने आप में, और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ही बुरी खबर ये अपने आप में होगी। आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स ने जो है जीडीपी के मामले में इसको पिछाड़ दिया है G7 को। आप देख पा रहे होंगे कि इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने साउथ अफ्रीका, इस साल की जो ब्रिक्स की समिट है वो साउथ अफ्रीका में होनी है, उसका जो शिखर सम्मेलन है ये भी साउथ अफ्रीका में होना है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के हेड ऑफ द स्टेट को फ़ोन करके कहा है कि आप हमें ब्रिक्स की समिट में इन्वाइट कीजिए। अब इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे भारत को G7 में इन्वाइट किया जाता है, भारत G7 का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर है, G4 का मेंबर है, लेकिन भारत G7 का मेंबर नहीं है। हालांकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहते हैं कि भारत को G7 का मेंबर बनाया जाए, ताकि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन ब्रिक्स से हट करके G7 में आ जाए। हालांकि भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। भारत G7 को हो सकता है ज्वाइन कर ले, लेकिन ब्रिक्स को छोड़ के ज्वाइन करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ चल रहा है और इमैनुअल मैक्रोन ने फ़ोन करके जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, उनसे कहा है कि आप हमें इनवाइट कीजिए। अब देखो, एक तरह से अलग तरह का किस्म हो जाता है कि आप किसी से इनविटेशन मांग रहे हैं, आप किसी से कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ जो फंक्शन हो रहा है इसमें मुझको इनवाइट करिए। तो आखिर इसके क्या इतने हित हैं जो इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ ज्वाइन करें, जबकि ऑलरेडी वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिस्से हैं। और आप जानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका के ही समर्थित गुट है। आप थोड़ा सा मैं आपको यूरोप का मैप दिखा देना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये आप रेड कलर में आप फ्रांस दिख रहा होगा, इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे स्पेन है, यहाँ पर जर्मनी है, ये आपका स्वीडन है और ये यूके है। कहने का मतलब है कि फ्रांस बिल्कुल एकदम आप देख पा रहे होंगे, ये तीन ही आमतौर पर यहाँ पर सुपर पावर है। जो यूरोप का एरिया है यहाँ पर तीन ही सुपर पावर, एक आप फ्रांस देख लिया होगा, एक जर्मनी है और एक यूके है। बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये जब से नाटो के पार्ट बने हैं तब से इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंस पर खर्च अपना कोई खास नहीं किया है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे रशिया है और ये यूक्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉर चल रहा है और पोलैंड बिल्कुल इसका बगल में है। तो मैंने आपको जो एरिया है फ्रांस का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस के आखिर वो कौन से जियोपॉलिटिकल हित हैं जिसकी वजह से वो ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहता है। अभी देखिए, इसने सिर्फ ऑफिशियली भी नहीं है, अभी अनऑफिशियली बताया है कि हमने इनविटेशन मांगा है। अभी ऑफिशियली जो है इमैनुअल मैक्रोन की ऑफिस ने या फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स ने जो है इस खबर को प्रकाशित किया है और एकदम पुष्ट खबर है कि जो ब्रिक्स है इसमें इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि इस साल इसको इन्वाइट किया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा मैक्रोन आखिर क्यों आना चाहते हैं और क्या भारत मैक्रोन को आने देगा। क्या ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, देखो इसमें अगर मैं सीधी सी बात बताऊं तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ठीक है, कंट्री हैं ब्रिक्स के, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाते हैं वो है RIC, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, क्योंकि यही तीन देश हैं जो इसको डोमिनेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रशिया, इंडिया, चाइना किसी भी मुद्दे को लेकर राजी हो जाएं तो ये मान लीजिए कि ब्रिक्स राजी हो गया है, और अगर रशिया, इंडिया, चाइना किसी मुद्दे को लेकर राजी ना हो तो मान लिया जाए कि ब्रिक्स राजी नहीं है। तो क्या फ्रांस को ब्रिक्स अपने यहाँ आने देगा? ऑब्वियस सी बात है, देखिए अभी इन्होंने इन्विटेशन मांगा, लेकिन आमतौर पर आने का तरीका यही होता है, अभी वो इनविटेशन मांगेगा, फिर धीरे धीरे उसको ऑब्जर्वर स्टेट प्राप्त होगा और उसके बाद ब्रिक्स का फुल फ्लेज मेंबर बन जाएगा। लेकिन अब आने देंगे कि नहीं आने देंगे ये प्रश्न उठता है। देखिए एक्चुअल में जो फ्रांस है, आपको पता होगा कि फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। ये जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका की आप सोच सकते हैं कि एकदम वसाल्स की तरह है, ठीक है, एकदम गुलाम की तरह है। जो अमेरिका कहता है ये लोग वही करते हैं। आप चाहे यूके देख लें, जर्मनी देख लें, पोलैंड देख लें, कोई भी कंट्री है, सबके सब नाटो के मेंबर हैं। और आपको एक बात देखने को मिलेगी
कि जो अमेरिका कहेगा ये आमतौर पर वही करते हैं। सिर्फ एक कंट्री यहाँ पर है जिसका नाम है फ्रांस, वो सीधा अमेरिका की नीतियों की आलोचना करता है, जबकि वो ईयू का पार्ट है, अमेरिका के साथ नाटो में सहयोगी है, लेकिन इसके बाद भी फ्रांस वो दम रखता है कि हम अमेरिका को मुंह पर ना बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जो फ्रांस है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी का समर्थक है। वो नहीं चाहता है कि दुनिया का कोई देश हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाए। हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हालांकि हम आपके साथ ईयू में जुड़े हैं या फिर नाटो में जुड़े हैं, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। और किसी भी कीमत पर अगर आप ये सोचते हैं कि हम कहें दिन है तो हम भी मान ले दिन है, रात कहें तो रात है, ऐसा फ्रांस नहीं करता। फ्रांस एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसको गार्ड करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो इसका सिंपल मतलब होता है, देखिए आपने ध्यान रखा होगा कि हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें आपने देखा होगा 3 देशों का योगदान है। एक तो सबसे बड़ा रशिया है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे फ्रांस है। ठीक है, रशिया है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर जो है यूएस है। तो रशिया से लगभग हम 41% के आसपास हमने मिलिट्री इक्विपमेंट इत्यादि रखे हैं। फ्रांस से लगभग हमने 29%, 29-30% के आसपास, और यूएस से हमने जो है 11% के आसपास रखे। हालांकि आजकल यूएस के साथ भी हमारे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट साइन करने की बातें चल रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर नहीं आए हैं। आने वाले समय में जरूर आएंगे। अभी मोदी जी की जो अमेरिका विजिट होनी है, इसके बाद तो डेफिनेटली आएंगे। तो अभी हमारा देश, आप देख पा रहे होंगे कि क्यों आखिर हमारा देश रशिया और फ्रांस पर डिपेंडेंट है डिफेंस इक्विपमेंट के मामलों में, और अमेरिका पर हमारा देश भरोसा पूरी तरह से नहीं करता, जबकि फ्रांस पर करता है। तो इसका सिंपल एक कारण है कि जो रशिया है, जो फ्रांस है, वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गार्ड करता है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर वॉर हो जाए, ठीक है, आमतौर पर क्या होता है जब कहीं पर वॉर होता है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक पाले में चले जाते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस पाले के देश के साथ वो खड़े हैं उस देश को सारे के सारे देश न्यूक्लियर जो है वेपन्स को सप्लाई करें, उसकी हेल्प करें, और जो विरोधी है उसको वेपन सप्लाई नहीं करें। जबकि फ्रांस ऐसा नहीं करता। अगर फ्रांस ने किसी देश के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, अगर वो उसको कोई डिफेंस इक्विपमेंट इत्यादि दे रहा है, तो चाहे अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड कोई भी उस पर कितना ही दबाव डाल ले, वो ऑब्वियस सी बात है अगर उसने उससे हथियार खरीदे हैं तो वो युद्ध के काल में भी उनको देगा। ठीक है, इसी वजह से है कि हमारा जो देश है बहुत बड़ी तादाद में फ्रेंच मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट करता है, और एक तरह से हम सोच सकते हैं कि फ्रांस हमारा रिलायबल पार्टनर है। ठीक है, यानी कि भरोसेमंद है। इसलिए अगर नाटो का ये मेंबर फ्रांस, ईयू का ये मेंबर फ्रांस अगर ब्रिक्स में आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको भारत का होगा, क्योंकि भारत की अपने आप में ब्रिक्स को लेकर ये रणनीति है कि ब्रिक्स में जितने भी देश आए भारत समर्थक, उनका ब्रिक्स में बिल्कुल एक तरह से स्वागत है। लेकिन भारत विरोधी देश अगर ब्रिक्स में आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं टर्की ने आवेदन किया हम आना चाहते हैं, पाकिस्तान ने आवेदन किया कि हम भी आना चाहते हैं, अफगानिस्तान चाहता है हम आए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए भारत के विरोधी देशों की संख्या ब्रिक्स में बढ़ जाती है, एक तो ऑलरेडी चाइना है और उनके साथ तो हमारे ठीक ठाक रिलेशन हैं, ब्रिक्स में अभी भारत का विरोधी केवल एक ही है चाइना, बाकी रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इनके साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और ये भारत का कहना मानते भी हैं। तो भारत का प्रयास आमतौर पर यही है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस के ब्रिक्स में आने में कौन कौन अड़चन उत्पन्न कर सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि BRICS, ठीक है, इसमें से ये RIC है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका आमतौर पर मान जाएंगे, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का क्या स्टेप है यही मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूं। तो देखो भारत का क्या है इसमें रोल। देखिए, भारत तो चाहेगा कि ये आए, क्यों, देखिए इससे पहले भी आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि आप क्या सोचते हो ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को चाहता था चाइना कि इसको ब्रिक्स में कैसे न कैसे मैं एंट्री कराऊं, तो भारत के विदेश मंत्री का ये जवाब था कि हाँ बिल्कुल, जो ब्रिक्स है इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है, एक ब्रांड है, ब्रिक्स एक एसेट है, और ब्रिक्स एक ब्रांड है, और हमें इसकी ब्रांड वैल्यू बना के रखनी है, और किसी भी कीमत पर ऐसे देशों को इस संगठन में शामिल नहीं करना है जो किसी काम के न हो, यानी कि जो ब्रिक्स को कोई बढ़िया ब्रांड बना सके, यानी कि हमको अच्छे अच्छे दुनिया के देशों को ही शामिल करना है। तो उस समय पाकिस्तान में इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट्स ने इस खबर को अपने पे ले लिया था। ठीक है, हालांकि भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि पाकिस्तान फालतू है, बेकार है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसको खुद पे ले लिया था। पाकिस्तान वालों का कहना था कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम क्या ब्रांड नहीं है क्या, हम क्या बेकार हैं क्या। तो जब विदेश मंत्री ने जवाब दिया था कि ब्रिक्स एक ब्रांड है, इसमें केवल अच्छे देशों को ही शामिल करना चाहिए, ऐसे फालतू वालतू के देशों को शामिल नहीं करना चाहिए, तो पाकिस्तान की जो मीडिया आउटलेट्स हैं लगातार इन्होंने भारत को घेरने का प्रयास किया कि हम भी एक ब्रांड ही हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद का जो ब्रांड एम्बेसडर है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तानी है। ठीक है, और आजकल तो ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, आपको पता है, चाहे IMF हो जाए, चाहे कहीं भी हो जाए। और आप जानते हैं पाकिस्तान का
ब्रिक्स को ज्वाइन करने का उद्देश्य ये है कि ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी बनाया है, ब्रिक्स बैंक, जो कि ब्रिक्स के सदस्यों को लोन प्रोवाइड करता है। तो पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का मेंबर बन जाए तो उसको यहाँ से लोन आसानी से मिल जाएगा। क्यों? चाइना उसका दोस्त यहाँ पर बैठा ही है और रशिया के साथ धीरे धीरे अपने रिलेशन अच्छे कर ही रहे हैं। और अगर हो सकता है कि फ्यूचर में टर्की यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसका फ्रेंड ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको लोन में मदद मिलेगी। यही इसका ब्रिक्स में आने का उद्देश्य है। ब्रिक्स को पाकिस्तान कुछ भी दे नहीं पाएगा। तो भारत का मैं आपको बता चुका हूँ सीधा सीधा मत है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ब्रिक्स की जो ब्रांड वैल्यू है, ऐसे देशों को ब्रिक्स में शामिल नहीं करें जिससे ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू नहीं घटे। ब्रिक्स एक एसेट है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भारत चाहेगा निश्चित ही कि फ्रांस ब्रिक्स में एंटर करे, क्योंकि फ्रांस के बारे में आपको बता दूं कि फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन की अधिकांश कंट्रीज हैं, जब से ये नाटो में आई, ठीक है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन देशों ने आमतौर पर अपनी मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं समझा उचित। उनका कहना था कि हम इतने सारे देश एक साथ, 31 देश जो है नाटो में सम्मिलित है, किसी भी देश की हिम्मत नहीं है हम पर अटैक करने की, और अगर करेगा भी कोई देश हम पर अटैक तो यूएसए देख लेगा, उसने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग कर रखा है। लेकिन इन सब देशों में से फ्रांस में आपको बता दूं कि ये एक तरह से आप जानते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गार्ड करता है, और इसने अपने मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है और एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के उद्देश्य से भी। तो भारत निश्चित इसका सपोर्ट करेगा अगर फ्रांस ब्रिक्स में आता है, क्योंकि भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है ही और साथ में इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है। तो ब्रिक्स में अगर ये कंट्री एंटर करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ब्रिक्स का भारत के साथ तो ठीक हो गया। आप चाइना की बात करते हैं, क्या चाइना चाहेगा कि फ्रांस उसके पास आए? देखिए चाइना का एक सिक्योरिटी कंसर्न तो आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है, लेकिन देखिए जो चाइना है ना, वो अभी निश्चित ही चाहेगा कि फ्रांस ब्रिक्स में एंट्री करे। क्यों? क्योंकि फ्रांस के हालिया दिनों में आपने देखा होगा इमैनुअल मैक्रोन अपने आप को एक तरह से वर्ल्ड लीडर घोषित करना चाहते हैं और उन्होंने अमेरिका की काफ़ी आलोचना की है। खासतौर पर आपको पता होगा ऑकस, ठीक है, ये जो गठबंधन अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका, यूके और यूएस, अमेरिका चाहता था कि इसमें भारत भी ज्वाइन करे, लेकिन अब आप जानते हैं कि फ्रांस को एक तरह से इसमें शामिल नहीं किया, ठीक है। और फ्रांस ने हमेशा से एक तरह से खुद को इंडिपेंडेंट क्लेम करने का प्रयास किया है। जब अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक किया था तो फ्रांस ने अमेरिका को लताड़ा था कि तुम फालतू में अपनी सेनाओं को ऐसे देश में क्यों भेज रहे हो जिन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। तो फ्रांस, देखिए नाटो देशों में सारे के सारे देश अमेरिका की जी हुजूरी करते हैं, सिर्फ एक फ्रांस है जो अमेरिकी नीतियों की, अमेरिका की जो गलत नीतियां हैं इनकी सीधी आलोचना करता है। चाहे इतिहास से आप देख लें 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद से लेकर अब तक का इतिहास आप इसका देख सकते हैं। जब वियतनाम पे अमेरिका ने अटैक किया था उस समय भी फ्रांस ने अमेरिका की आलोचना की थी, और साथ ही साथ रशिया, जो चाइना है, वो इस बात को लेकर खुश है कि फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अमेरिका के वसाल्स नहीं है, हम अपनी नीतियों को खुद से चुनेंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा चाइना और ताइवान के केस में नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को ताइवान इशू को लेकर दूर ही रहना चाहिए, चाइना और ताइवान दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आप सोच सकते हैं कि चाइना के फेवर में ही था, और आप जानते हैं कि फ्रांस कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, इसलिए चाइना के लिहाज से भी लगभग ओके है। तो ब्रिक्स के जो दो मेजर कंट्रीज है, इंडिया और चाइना, दोनों के लिए ओके है, लेकिन रशिया के साथ ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि रशिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि रशिया का, देखो चाइना और इंडिया का तो मित्र है फ्रांस, लेकिन रशिया का बहुत बड़ा एनिमी है। इसने रशिया की जो नीतियां हैं इनकी आमतौर पर आलोचना ही की है। आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था तो इन पर सैंक्शंस लगाने वाले देशों में से एक फ्रांस भी था, और फ्रांस ने यूक्रेन का जो पीस प्लान था इसको एक्सेप्ट किया था। यूक्रेन का पीस प्लान क्या था? यूक्रेन ने शांति के लिए बहुत सारी शर्तें रखी थी जो एक तरह से एक तरफा थी। इसमें रशिया के हितों का एक तरह से अनादर किया था, और इस प्रपोजल का, यूक्रेन का जो प्रपोजल था, इसको फ्रांस ने एक्सेप्ट किया था, और फ्रांस का कहना था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो रशिया ने सीधा सीधा क्वेश्चन रेज किया है कि आप क्यों ब्रिक्स में एंटर करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप इसको साफ करो। क्या आप हमारे एक रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं, या फिर आप वेस्टर्न के एक स्पाई के रूप में हमारे यहाँ आ रहे हैं? क्या आप अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के जासूस के रूप में हमारे ब्रिक्स में आना चाहते हैं, या वास्तविकता में हमारे यहाँ पर हमसे जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि रशिया का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, क्योंकि रशिया, आप जानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप सोच रहे होंगे आमतौर पर कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो देखिए ये रशिया और यूक्रेन का वॉर है ही नहीं। आप जानते हैं कि रशिया एक फ्रंट फुट पे तो है, लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन की जो सेना है, वो एक तरह से आप देख पा रहे हैं मोहरा है। असली वॉर जो चल रहा है वो रशिया और इस वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के बीच में चल रहा है।
जिसमें पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका एक साथ हैं और रशिया एक तरफ है। दिखने में आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई फ्रंट मोड से देखेगा, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा है, यूरोप और रशिया के बीच में चल रहा है। और अब तो एक तरह से यूक्रेन को मीट ग्राइंडर कहा जाने लगा। इस वॉर में बहुत बार ये वर्ड यूज हो रहा है, मीट ग्राइंडर। मीट ग्राइंडर का मतलब क्या है? ग्राइंडर का मतलब पीसने वाला, मीट तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन की आर्मी कोई आर्मी नहीं है, यहाँ पर बस लोग पिस रहे हैं। अमेरिका और यूरोप, इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं कि ये जो यूक्रेन छोटा सा कंट्री था, ये रशिया के साथ ऐसे लड़ रहा है कि आप सोचने में आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने रशिया के 2 लाख सैनिक मार डाले। 2 लाख सैनिकों का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं रशिया का कंसर्न अपने आप में जायज है कि तुम फ्रांस अपना इंटेंशन क्लियर करो कि तुम जो है ब्रिक्स पे क्यों आना चाहते हो। कहीं आप वेस्टर्न वर्ल्ड के एक जासूस की तरह तो इसमें एंट्री नहीं करना चाहते। तो रशिया का कंसर्न अपने आप में है और रशिया कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे उतना अच्छा फील नहीं करेगा अगर यूरोप का कोई देश जो रशिया से नफरत करता हो वो ब्रिक्स में एंटर कर जाए। तो यही सब कुछ है। अब आने वाले समय में हालांकि क्या होता है ये तो पता नहीं है। और ब्रिक्स की जो समिट है, इसमें किसको इनवाइट किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंट इस साल होगा, यानी कि साउथ अफ्रीका होगा, वही डिसाइड करेगा। और आप जानते हैं कि इस साल साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की समिट है, ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? आपको मैं एक बार पहले भी, जब मैंने पाकिस्तान क्या ब्रिक्स का मेंबर बनेगा और भारत को इसमें क्या विरोध करेगा, तो ये वाला जब मैंने सेशन किया था तो उसमें भी मैंने इस बात को एक बार दोहराया था कि जो ब्रिक्स है, इस साल इसकी समिट साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका मेंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है और साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है। तो नियमानुसार तो यही कहते हैं कि अगर पुतिन साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि साउथ अफ्रीका ने साफ साफ कह दिया कि हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप प्रेशराइज कर रहा है कि तुम अरेस्ट करो वरना हम देख लेंगे। तो यही सब वहाँ पर चल रहा है। एक बार तो साउथ अफ्रीका ने कह दिया था कि अब मैं नहीं चाहता ब्रिक्स की समिट इस साल होस्ट करना। चाइना, एक काम करो, ब्रिक्स की जो छोटी छोटी मीटिंग होती हैं डिफेंस मिनिस्टर्स की या फिर अन्य जो वर्किंग ग्रुप्स की होती है, उसको हम होल्ड कर लेंगे, लेकिन जो आखिरी जो होगा हेड ऑफ द स्टेट्स का जो सम्मेलन होगा, उसको एक काम करते हैं हम चाइना में करते हैं। लेकिन चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब ब्रिक्स की जो बैठक है वो साउथ अफ्रीका में ही होनी है और पुतिन समेत दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर आएंगे। दुनिया के नहीं आएंगे, ब्रिक्स के 5 देशों के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वहाँ पर आएंगे। और ब्रिक्स आने वाले समय में, आप जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ब्रिक्स एक ब्रांड है, ब्रिक्स एक एसेट है और आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली संगठन ब्रिक्स होगा। अगर चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों को स्ट्रेटेजिकली इस संगठन में न लाने का प्रयास करे और अच्छे अच्छे देशों को, जो एकदम ब्रांड हैं, जो बड़े हैं देश हैं, अगर उनको लाया जाता तो निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि ब्रिक्स एक बहुत ही बड़ा संगठन बनेगा और पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इसके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारियां आज के सेशन में मैंने आपको दी हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।